हेलो दोस्तों, तो कैसे हो यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा मस्त होंगे। तो देख सकते हो यार, आज हम देखने वाले क्लास 12th फिजिक्स के 50 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, ये प्रश्न जो है हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अगर आप इतना पढ़ लेते हो, जितने ये 50 प्रश्न आपको बताएंगे, तो आपके कम से कम 70 में 50 नंबर पक्का हो जाएंगे। ठीक है, 70 नंबर का फिजिक्स का पेपर होगा, 70 में 50 नंबर आपके केवल इन 50 प्रश्नों से ही पक्के हो जाएंगे। क्योंकि आपको पता है न्यूमेरिकल भी आएंगे, तो कम से कम 20 नंबर के आपके न्यूमेरिकल और 50 नंबर थ्योरी के। अगर आप थ्योरी पे ये सब पढ़ लेते हो, जो 50 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे, तो आपके 50 नंबर कहीं जाने वाले नहीं, 50 पूरे पक्के हो जाएंगे। ठीक है, बस आपको इन प्रश्नों को तैयार करना है। ठीक है, जितने प्रश्न आज आपको बताएंगे, और एक एक प्रश्न यार सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि हमने ये जो प्रश्न लिए हैं, ये पिछले वर्षों के पेपर से ढूंढ ढूंढ के लिए, जिससे आपके एग्जाम में फंस सके। और आप अगर इन बचे हुए समय में, आपको बता बहुत कम समय बचा, अगर इतने समय में आप क्या करो, इन सभी प्रश्नों को पढ़ लेते हो, तो इससे बाहर आपका फिजिक्स के पेपर में कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो वीडियो को यार आखिरी तक देखना, और एक एक क्वेश्चन को भैया तैयार जरूर कर लेना। आपके लिए मेहनत की, पिछले वर्षों के पेपर से ढूंढा है, तो अब आपको भी मेहनत करनी है और एक एक क्वेश्चन को तैयार करना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं 12th फिजिक्स के 50 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ठीक है, तो यार अगर चैनल पे न हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। ठीक है, तो देखो एक एक प्रश्न को समझना और एक एक प्रश्न को आपको याद भी करना। ये नहीं कि केवल देख लिया, एक एक प्रश्न को आप अपनी कॉपी पे नोट करते चलो कि हाँ हमें इन प्रश्नों को पढ़ना है। ठीक है, तो देखो पहला प्रश्न है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश की आपसे परिभाषा पूछी जाती है। ठीक है, विद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। तो आपसे विद्युत आवेश की परिभाषा पूछी जाती है। ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर पे या 2 नंबर पे पूछा जाता है। ठीक है, 1 नंबर वाले क्वेश्चन, 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, सारे क्वेश्चन को बताएंगे कि कौन कौन से डेरिवेशन इंपॉर्टेंट। ठीक है, सब है इस 50 में। इतना पढ़ लेते हो तो इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, बस इतने से ही आपका पूरा पेपर फंस जाएगा। ठीक है, तो देखो विद्युत आवेश की परिभाषा जैसे पूछी जाती है, 1 नंबर पे आएगी या तो 2 नंबर पे आएगी। ठीक है, फिर इसी टाइप से आता है रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व तो क्या होता है? ठीक है, रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा पूछी जाती है। रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है? लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल। ठीक है, तो यही होता है रेखीय आवेश घनत्व। इसकी आपको परिभाषा पूछी जाती है। अति लघु उत्तरी प्रश्न है, 1 या 2 नंबर पे आएगा। ठीक है, फिर आता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा बताइए, इसका मात्रक लिखिए। ठीक है, और फिर इसके बाद आता है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम का डेरिवेशन आता है आपका 3 नंबर या 5 नंबर पे। ठीक है, तो ज्यादातर 3 नंबर पे ही पूछा जाता है कि कूलाम का नियम क्या है, इसका निगमन कीजिए। ठीक है, फिर इसी प्रकार से ये डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए देखो क्या पूछा जाता है कि विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आपसे कहा जाता है विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक करिए। अथवा आपसे क्या पूछा जा सकता है, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक कीजिए। एक चीज आप जान लो, इन दोनों में से या तो अच्छी स्थिति में या तो निरक्षी स्थिति में एक ना एक आपके एग्जाम में आएगा जरूर। आपको तैयार दोनों करना है। ठीक है, एक ना एक फंसेगा जरूर, ये तो आप लिख के रख लो। ठीक है, क्योंकि हर साल ये आपका पूछा जाता है कि वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक करो, या किसी सेट पे मिल जाता है कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक करो। तो ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 5 नंबर पे आते हैं ये दोनों। फिर इसके बाद आता है गॉस की प्रमेय। क्या है गॉस की प्रमेय बताओ। ठीक है, गॉस की प्रमेय का भी डेरिवेशन पूछा जाता है। और आपको पता है गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग भी हैं जो 3-4, उनका भी पूछा जाता है। गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग का भी डेरिवेशन पूछा जाता है, जिसमें किसी में आपका एक समान आवेशित रूप से पूरी चादर होती है, उसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो उसके सारे हमने डेरिवेशन करा भी रखे हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्लास 12 फिजिक्स की। आप जितने बता रहे हैं डेरिवेशन, सारे डेरिवेशन हमने करा रखे। ठीक है, गॉस की प्रमेय वाला, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र, निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, अगर बचे हुए समय में इतने प्रश्न पढ़ लेते हो तो इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं फंसेगा। ठीक है, अगला इसी प्रकार से जैसे वैद्युत विभव। क्या है वैद्युत विभव की परिभाषा लिखिए। ठीक है, वैद्युत विभव की परिभाषा पूछी जाती है आपसे। फिर आपका ये 1 नंबर पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि परावैद्युतांक क्या होता है, परावैद्युत पदार्थ या परावैद्युतांक क्या होता है, इसे बताइए। ठीक है, फिर इसी प्रकार से समविभव प्रश्न क्या होता है। ठीक है, समविभव प्रश्न की परिभाषा आपसे 2 नंबर पे पूछी जाती है। ठीक है, तो वैद्युत विभव 2 बार हो गया, वैद्युत विभव तो ये हो गया था। ठीक है, फिर इसके बाद जैसे आता है आपका वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में विभव। अभी क्या था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव
की अच्छी स्थिति में। अब क्या है, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में क्या है, विभव। आपसे पूछा जाता है वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में विभव बताओ, अथवा ये पूछ लिया जाता है कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षी स्थिति में विभव बताओ। ठीक है, इन दोनों में से भी एक डेरिवेशन आपका फंसेगा जरूर। ठीक है, एक डेरिवेशन फंसेगा और 5 नंबर पे फंसेगा। ठीक है, देखो ये जो बताया था वैद्युत क्षेत्र की अच्छी, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र, और ये दोनों डेरिवेशन वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में विभव और वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षी स्थिति में विभव, इन चारों को आपको तैयार करना है। इन चारों में से एक ना एक जरूर आएगा, ये आप लिख के रख लो। ठीक है, चारों में एक फंसेगा जरूर। ठीक है, तो इनको आपको तैयार करना है और सारे डेरिवेशन हमने करा भी रखे हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट आप जाके सारे वीडियो देख सकते हो। अगला आता है विभव प्रवणता। विभव प्रवणता की परिभाषा लिखिए, इसका सूत्र और मात्रक को लिखिए, 2 नंबर पे पूछा जाता है ये। ठीक है, विभव प्रवणता क्या होती है। फिर आता है किरचॉफ के नियम बताओ। किरचॉफ के 2 नियम है आपका। ठीक है, उन दोनों नियम को आपको लिखना होता है, 3 नंबर पे क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आता है अनुगमन वेग क्या है, अनुगमन वेग को बताओ। ठीक है, अनुगमन वेग जो आपका अनुगमन वेग कह सकते हो या अपवहन वेग वीडी। ठीक है, अनुगमन वेग पूछा जाता है। इसी टाइप से आपका देखो एक चीज़ और याद रखना है, यहाँ पे आपसे ये डेरिवेशन पूछा जाता है कि अनुगमन वेग तथा धारा आई में संबंध बताओ। ठीक है, तो इसका संबंध होता है आई इक्वल टू एन ई इंटू ए वी डी। ठीक है, ये वाला डेरिवेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैद्युत धारा आई और अपवहन वेग या अनुगमन वेग में संबंध, ये होता है आई इक्वल टू एन ई इंटू ए वी डी। ये वाला डेरिवेशन भी आपको तैयार करना है, 3 नंबर पे पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर इसके बाद जैसे आता है व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत लिखिए, 5 नंबर का क्वेश्चन है व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत। फिर आता है आपका धारा घनत्व। धारा घनत्व क्या होता है, ठीक है, धारा घनत्व को जे से प्रदर्शित करते हो, इसका फॉर्मूला होता है जे इक्वल टू आई अपॉन ए। ठीक है, आई अपॉन ए होता है और मात्रक होता है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो धारा घनत्व की आपको परिभाषा याद करनी है। फिर इसी टाइप से आता है चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इसको बताइए। ठीक है, फिर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है लॉरेंज बल क्या होता है, लॉरेंज बल की परिभाषा लिखिए। ठीक है, फिर एक ये डेरिवेशन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर तैयार करना, बायो-सेवर्ट का नियम। बायो-सेवर्ट का नियम एकदम आसान है और बहुत बार पूछा जाता है, इस बार भी आने के पूरे चांसेस हैं इसके। ठीक है, तो इसको जरूर तैयार कर लेना। हमने, आप टेंशन ना लो, सारे डेरिवेशन करा रखे हैं। ठीक है, आप देख सकते हो, वीडियो चैनल पे है और डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट भी है क्लास 12 फिजिक्स की। ठीक है, फिर इसी टाइप से अगला क्वेश्चन देख सकते हो, एम्पियर का परिपथी नियम लिखिए। एम्पियर का परिपथी नियम भी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक परिभाषा आपसे पूछी जाती है क्यूरी का नियम, ये तो आपका 1 नंबर या 2 नंबर पे आएगा। परिभाषा एकदम सिंपल सी होती है, क्यूरी का नियम लिखिए। ठीक है, इसी टाइप से आप देख सकते हो आगे कि चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, 22वां क्वेश्चन है चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स, इसकी परिभाषा पूछी जाती है, इसका मात्रक बहुत आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बहुत फंसते हैं। ठीक है, कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक बताइए। फिर अगला आता है स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है, इसकी परिभाषा दीजिए। ठीक है, और इसका मात्रक। फिर आता है फैराडे का नियम, फैराडे के जो नियम है आपको उनको याद कर लेना है। लेंज का नियम क्या है, लेंज का नियम भी पूछा जाता है। ठीक है, फैराडे के नियम भी इंपॉर्टेंट है और लेंज का नियम भी। फिर इसके बाद क्या आता है, फिर इसके बाद आता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर का ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, रचना, कार्यविधि आपसे पूछी जाती है, ये डेरिवेशन भी हमने आपको करा रखा है। ठीक है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत लिख के रख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर साल आता है। ठीक है, और फिर देख सकते हो आगे आपका सूक्ष्म तरंगे क्या होती है, पराबैंगनी तरंगे क्या होती है, इनकी परिभाषा पूछी जाती है। और इनकी आवृत्ति भी आप याद कर लेना, किसकी आवृत्ति तरंगों में ज़्यादा होती है, किसकी आवृत्ति आपकी कम होती है, किसकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है, ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है, कि आपकी तरंगों की आवृत्ति किन तरंगों की ज़्यादा होती है और किन तरंगों की तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये 28 क्वेश्चन हो गए। आप चलते आगे। ठीक है, अगले नंबर पे आपकी एक्स किरणें भी थी, एक्स किरणों को भी आपको तैयार करना है, इसकी भी आवृत्ति तरंग है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 30, मैक्सवेल का विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत बताइए। ठीक है, 3 नंबर पे पूछा जाता है, मैक्सवेल का विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत बताइए। फिर आपका 31 नंबर क्वेश्चन पे लेंस की फोकस दूरी के लिए डेरिवेशन कीजिए। लेंस की फोकस दूरी के लिए क्या कीजिए, तो यहाँ पे आपको डेरिवेशन वाला भी आता है। और जैसे आपका लेंस की 2 दूरियां होती ना, एक आपका अवतल लेंस के लिए और एक उत्तल लेंस के लिए, तो दोनों की फोकस दूरी के लिए आपको डेरिवेशन करना है। और आपसे एक परिभाषा भी पूछी जाती है कि लेंस का प्रथम फोकस क्या है, उसको बताइए, और लेंस का द्वितीय फोकस। देखो आपको इससे 2 चीज़ें तैयार करनी। पहले तो ये कि अवतल लेंस और उत्तल लेंस के लिए क्या, उसका जो डेरिवेशन होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, वो वाला। और फिर क्या तैयार करना है, ये जो आपका लेंस का प्रथम फोकस और लेंस का द्वितीय फोकस होता है, वो जरूर पूछा जाता है। ठीक है, लिख के रख लो, लेंस का प्रथम फोकस,
ठीक है, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। ये पूछी जाती परिभाषा है 2 नंबर पे, ठीक है, कि लेंस का प्रथम फोकस लिखिए और लेंस का द्वितीय फोकस लिखिए। फिर आपसे एक परिभाषा पूछी जाती है कि नेत्र की समंजन क्षमता से क्या तात्पर्य है, ठीक है, नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है इसको बताइए। फिर आता है क्रांतिक कोण, ठीक है, क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल बहुत पूछा जाता है, क्रांतिक कोण की परिभाषा। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या होता है, ठीक है, जितने क्वेश्चन बताते इतने अगर पढ़ लो तो 50 नंबर मान लो फिक्स है आपके एग्जाम में, ठीक है, 50 नंबर आपके कहीं नहीं जाने, इसलिए कह रहा है पूरी किताब के हैं तो पूरा पढ़ लेना, ठीक है। तो आपका क्रांतिक कोण हो गया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया। फिर आता है प्रिज्म के अपवर्तन का सूत्र, ठीक है, जी आपका 5 नंबर पे डेरिवेशन आता है प्रिज्म के अपवर्तन का सूत्र करिए, ठीक है, इसका डेरिवेशन भी हमने आपको कराया हुआ है। फिर आता है खगोलीय दूरदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी पे आपको क्या करना होता है, इसका किरण आरेख खींचकर इसके आवर्धन क्षमता का सूत्र का डेरिवेशन किया जाता है खगोलीय दूरदर्शी वाले में, ये भी आपका 5 नंबर पे पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर अगला डेरिवेशन है संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों की फोकस दूरी के लिए व्यंजक, ठीक है, संपर्क में रखे 2 लेंसों की फोकस दूरी के लिए डेरिवेशन में हमने कराया हुआ है। फिर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो आपका पक्का आएगा, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखिए, हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको लिख के रख लो, आएगा, ठीक है। फिर आता है आपका हाइगेंस के द्वितीयक तरंग सिद्धांत के आधार पर परावर्तन या अपवर्तन की व्याख्या। एक डेरिवेशन पूछा जाता है कि ये जो हाइगेंस का द्वितीयक तरंग का सिद्धांत है इसके आधार पर परावर्तन की व्याख्या कीजिए, या ये भी पूछा जा सकता है कि अपवर्तन की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो देखो इन तीनों में ये जैसे हाइगेंस का द्वितीयक तरंग का सिद्धांत है, हाइगेंस के द्वितीयक तरंग के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या, या हाइगेंस के द्वितीयक तरंग के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या, इन दोनों में से देख लो, ये लिख लो, ये लिख लो और ये लिख लो, ठीक है। इन तीनों में से एक ना है तो आप कहना, ठीक है, इन तीनों में से एक आएगा जरूर, क्योंकि आप पिछले वर्षों के अगर पेपर देखोगे, चाहे 2022 का पेपर उठा के देख लो, चाहे 2023 का देख लो, आपको ये डेरिवेशन हर साल मिलेंगे, चाहे 7 सेट में, चाहे जिसमें आप देख सकते हो, ठीक है। फिर अगला देख सकते हो, अगला आता है प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है, इसकी परिभाषा लिखिए। आपका कला संबद्ध स्रोत किसे कहते हैं, ये परिभाषा हर साल ही आती है, कला संबद्ध स्रोत क्या होता है और इसकी शर्तें बताइए, ठीक है। फिर आता है फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक, ये 5 नंबर पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक डेरिवेशन। फिर आता है पतली झिर्री के लिए विवर्तन प्रारूप का डेरिवेशन कीजिए, पतली झिर्री के लिए, ठीक है। फिर इसी टाइप से आता है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम बताइए, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम, ठीक है, तो ये नियम भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर आपकी एक परिभाषा आती है फोटान क्या है, फोटान क्या होते हैं, ठीक है, फोटान एक प्रकार की ऊर्जा आपको पता है तो उसकी परिभाषा आपको लिखनी होती है। फिर एक ये 5 नंबर पे डेरिवेशन है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण लिखिए, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण लिखिए, 5 नंबर पे पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर आता है डी ब्रोगली तरंग का समीकरण लिखिए, ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, डी ब्रोगली समीकरण, इन दोनों में से एक आएगा जरूर, ठीक है, इसलिए तैयार कर लेना। फिर है बोहर की परिकल्पना तथा इसकी सीमाएं लिखिए, बोहर का जो नियम है उसको बताइए और ये कहाँ तक सीमित है इसको बताना है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 49 है रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग लिखिए, रदरफोर्ड का जो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग वो लिखिए। और लास्ट क्वेश्चन आता है पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग डिस्टकारी वाला जो डेरिवेशन होता है उसको आपको लिखना है, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन बताए आपको, अगर भैया इन 50 क्वेश्चंस को आप तैयार कर लेते हो, ठीक है, तो आपके ये जान लो 50 नंबर भी पक्के हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है 70 नंबर का पेपर होगा फिजिक्स का और उसमें 50 नंबर थ्योरी के मान लो, लगभग बता रहे, ये नहीं कि 85 का जाए 51 हो सकता है या 49 हो सकता है, ये कैसे रहे, ठीक है। और 20 नंबर के आप न्यूमेरिकल मान लो, तो अगर 50 नंबर आपको थ्योरी और डेरिवेशन के मिलते हैं तो आपको इनसे पूरे पक्के हो जाएंगे। तो आपको यार इनको एक एक क्वेश्चन को तैयार करना है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्लास 12 फिजिक्स की, मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर सकते हो। और अगर किसी भी टॉपिक पे, किसी भी डेरिवेशन पे आपको दिक्कत फिर भी होती तो आप कमेंट करके भी बता सकते हो, ठीक है। और बात आती न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल के 20 नंबर कैसे पक्के हो, तो देखो न्यूमेरिकल हम चैप्टर वाइज आपको करा रहे हैं, अभी तक हमने स्थिर विद्युत क्षेत्र और विभव धारिता वाला करा दिया है, ठीक है, और आपका विद्युत धारा वाला भी हमने 1 शॉट पे कराया है। अब जो इसका अगला वीडियो आएगा उस पर आपका जो चुंबक वाले उसके न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जैसे न्यूमेरिकल की अगली वीडियो है आपके पास तुरंत उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी और आप क्लास 12 फिजिक्स की प्लेलिस्ट पे भी देख सकते हो, ठीक है। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब जरूर कर लेना।